स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड एग्जाम पॉइंट में। तो दोस्तों आज का टॉपिक हिंदी व्याकरण पे है। यह हिंदी व्याकरण की सेकंड वीडियो है दोस्तों। इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है दोस्तों वह वर्ण विचार पे रहने वाली है। ठीक है, तो पहले वीडियो का एक ओवरव्यू ले लेते हैं दोस्तों कि वीडियो में क्या क्या रहने वाला है, उसके बाद वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों इसमें हम वर्ण विचार के बारे में देखेंगे और वर्ण की परिभाषा देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेंगे और साथ में स्वर और व्यंजनों को भी जान लेंगे क्या होते हैं, और इससे आगे को कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो के साथ अंत तक बने रहें, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आधे से स्किप ना करें दोस्तों, अगर ऐसा करते हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, इसलिए जो वीडियो है इसे पूरा देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो दोस्तों वर्ण विचार की बात करें तो दोस्तों इसके अंतर्गत हम वर्णों का शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण और शुद्ध प्रयोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो वर्ण विचार के अंदर हम दोस्तों वर्णों का शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण और शुद्ध प्रयोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अभी वर्ण की बात करें तो दोस्तों जो वर्ण होता है यह ध्वनि से बनता है। ठीक है, ध्वनि से बनता है, जिसे ध्वनि को हम भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कहते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट पूछ सकता है ऑनलाइनर में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि जो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है कहेंगे तो दोस्तों उसमें आप ध्वनि को करेंगे टिक। ठीक है, अगर वर्ण और ध्वनि दोनों दिए हो ऑप्शन में तो आप ध्वनि के साथ जाएंगे, क्योंकि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, ध्वनि है। और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई उसे वर्ण कहते हैं। यहाँ पे लिखा भी है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं। ठीक है, जो वर्ण बेसिकली ध्वनि से ही बनता है, तो इसमें कुछ अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछता है घुमा के यूके 3+C, तो आप यहाँ पे ये याद रखेंगे। ठीक है, अगर भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछेंगे तो आपको ध्वनि को टिक करना है। अगर यदि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई पूछेंगे तो आपको वर्ण को टिक करना है, वर्ण को टिक करना है। और परिभाषा की बात करें तो इस बहुत अच्छी परिभाषा दे रखी है दोस्तों, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। ठीक है, जैसे हमने अ कहा तो अ एक ध्वनि निकली और उसे हमने जैसे ही लिख दिया तो वह क्या बन गया, वर्ण बन गया। ठीक है, इसलिए ये भी यहाँ पे भी यही कहा गया है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। ठीक है, तो ये परिभाषा आप याद कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी परिभाषा है। ठीक है, अब एक नोट के रूप में मैंने 2-3 पॉइंट दे रखे हैं दोस्तों, यहाँ से अलग अलग तरीके से जो क्वेश्चन बनते हैं उन्हें मैंने नोट कर रखा है यहाँ पे, तो आप उन्हें ध्यान से देखें। तो जैसे दे रखा है कि भाषा की अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई तो शब्द होगा। ठीक है, अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछेगा ऐसा क्वेश्चन तो आप सीधे वर्ण को टिक करेंगे। ठीक है, अगर वहाँ पे अर्थ जोड़ देगा कि भाषा की अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई तो आप शब्द के साथ जाएंगे, क्योंकि वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, जैसे अ, आ, ई, इनका कोई अर्थ होता है क्या दोस्तों, नहीं होता है ना, ये एक वर्ण है, ध्वनियाँ हैं। ठीक है, तो इनका कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए भाषा के अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई पूछेंगे तो आप शब्द के साथ जाएंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। और अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है भाव या भावार्थ के आधार भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वाक्य। ठीक है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो अगर भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछेगा तो आपको वाक्य के साथ जानना है। ठीक है, क्योंकि जो शब्द होता है दोस्तों इसका तो अर्थ होता है परंतु इसका कोई भाव नहीं होता है। ठीक है, कोई फीलिंग नहीं होती इसका, तो हमें किसी चीज़ का भाव जानने के लिए एक वाक्य की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसलिए अगर पूछेंगे कि भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है तो आप वाक्य के साथ जाएंगे। अगर अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछी जाएगी तो आप शब्द के साथ जाएंगे, और खाली यदि भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछेंगे तो आप वर्ण के साथ जाएंगे। ठीक है, तो ये याद रखना। और भाषा का सबसे बड़ा अंग भी वाक्य ही होता है। ठीक है, सबसे छोटा अंग भाषा का क्या होगा, सबसे छोटा अंग भाषा का वर्ण होगा, उसके बाद शब्द आता है, क्योंकि वर्णों के योग से ही शब्द बनता है ना, और शब्दों के सार्थक योग से वाक्य बनता है, तो सबसे बड़ा अंग क्या हो जाएगा, वाक्य। कल हमने पढ़ा था कि व्याकरण को हम 3 भागों में पढ़ेंगे, जैसे वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो आज हमने वर्ण विचार को डिस्कस कर रखा है, तो कल इससे आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे, जैसे स्वर व्यंजन हो गया उन्हें कल पढ़ेंगे हम। ठीक है, और उसके बाद शब्द विचार को पढ़ेंगे और उसके बाद वाक्य विचार पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये डिस्कस करेंगे। और तो यहाँ पे मैंने बताया आपको भाषा का सबसे बड़ा अंग वाक्य होता है, ये याद रखना। और अर्थ के आधार पर भाषा के 2 अंग होते हैं। ठीक है, अर्थ के आधार पर भाषा के अंग पूछेगा दोस्तों, याद रखना 2 अंग होते हैं अर्थ के आधार पर, क्योंकि जो वर्ण होता है यह अर्थ के आधार पर नहीं आता है, क्योंकि वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर भाषा के 2 अंग होते हैं, एक होता है शब्द, एक होता है वाक्य। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और वर्णों के प्रकार की बात करें तो दोस्तों वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है स्वर और एक व्यंजन। तो वर्णों के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, वर्णों के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं, स्वर स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, और व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं, इन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी इतना जान लें कि स्वर स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं। ये क्यों नहीं होते हैं अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं स्वरों की स्वतंत्रता। स्वर की स्वतंत्रता की बात करें तो दोस्तों वाद्य यंत्र से निकलने वाली ध्वनि यदि बिना किसी रुकावट के बाहर निकल जाती है
तो वह स्वर ध्वनि होती है। ये जो परिभाषा है थोड़ा टिपिकल है। अब इसे जो मैंने रेड में लिख रखा है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। होने के तो दोनों एक ही है, तो जो रेड वाली है वो ज़्यादा आसान है, ठीक है, समझने के लिए। तो आप रेड वाली को ज़्यादा ध्यान दें। वे वर्ण जिसे बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती वह स्वर कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखो दोस्तों, स्वर क्या होते हैं? अ होता है, आ होता है, ई होता है। ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं ना, ये किसी से मिलकर नहीं बने हैं, ठीक है। हालांकि इन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। ये आ हो गया, बड़ी ई हो गया, तो इन्हें हम आगे जो स्वरों के प्रकार देखेंगे उसमें पढ़ेंगे इन्हें, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं स्वर की स्वतंत्रता। तो ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, ये किसी और वर्ण से मिलकर नहीं बनते हैं, तो इसलिए ना स्वर स्वतंत्र होते हैं, इसलिए कहा जाता है, ठीक है। तो वे वर्ण जिसे बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती वह स्वर कहलाता है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे अ, आ, ई ये स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। अगर व्यंजन का स्वतंत्र नहीं होना इसकी बात करें तो दोस्तों, जैसे वाद्य यंत्र से निकलने वाली ध्वनि को बाहर निकलने में रुकावट का सामना करना पड़े, अथवा ये जो रेड में लिखा है दोस्तों, इसे आप ध्यान देना, वे वर्ण जिन्हें बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो दोस्तों इसकी जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे क कहते हैं हम, ठीक है। तो क में हम किसी अन्य वर्ण की सहायता लेते हैं, जैसे क ऐसे लिखते हैं ना, क हलंत प्लस ओ। तो क किससे मिलकर बना है? तो पीछे से ओ भी आता है ना, क कहते हैं तो ओ की ध्वनि आती है पीछे से, ठीक है। तो जो क का शुद्ध रूप होता है वो हलंत वाला रूप होता है, क ये होता है क का शुद्ध रूप, ठीक है। अगर जो क होता है ये इसमें अ भी जुड़ा होता है, इसलिए स्वतंत्र नहीं होता है, ठीक है। क धन आधा क धन अ मिलके पूरा क बनता है, इसलिए जो व्यंजन होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते हैं क्योंकि उनमें अ भी जुड़ा होता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे हम जैसे होता है स्र होता है, ठीक है, स्र। तो ये किससे मिलकर बना होता है? तो आधा स और र से मिलकर बना रहता है ना, स्र। जैसे ही ज्ञ होता है, ज्ञ, तो आधा ज प्लस यो से मिलकर बनता है ना ज्ञ, ठीक है। तो ऐसे जैसे श होता है, श ये किससे मिलकर बनता है? आधा क प्लस स, तो इससे मिलकर श बनता है ना। तो दो वर्णों के योग से इन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं। और जैसे क ख ग होता है, ख देख लो, ख आ गया, तो इसका जो शुद्ध रूप आधा ख होता है प्लस क ओ, ठीक है, ओ से मिलकर बना है। तो ये स्वतंत्र है? तो नहीं है ना, इसलिए व्यंजन क्या होते हैं? स्वतंत्र नहीं होते हैं। वहीं यहाँ पे लिखा है, वे वर्ण जिन्हें बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे हम क को बोलते समय अ की सहायता लेते हैं, ठीक है, तो इसलिए ये स्वतंत्र नहीं होते हैं। और जो स्वर होते हैं वह स्वतंत्र होते हैं, ये इनकी सिंपल सी परिभाषा है, ठीक है। तो आज जो वर्ण विचार है दोस्तों, उसके बारे में आज इतना ही है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जो आगे की जो टॉपिक है दोस्तों, कल हम पढ़ेंगे जो वर्ण विचार के अंदर हम स्वर और व्यंजन है, तो कल हम स्वरों को पढ़ेंगे। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, कितने स्वर होते हैं, ये स्वरों के बारे में, ये स्वर बोलते समय जो मुख का कौन कौन से अंग प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, ये सब हम कल पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। अगर आपको इस वीडियो से कोई बेनिफिट होता है, ठीक है, आपको कोई लाभ होता है, तो अवश्य इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि अब इस वीडियो में मैं क्या और इम्प्रूव कर सकता हूं, ठीक है। अपने जो विचार हैं उन्हें भी कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि अच्छी है, या कुछ अपने विचार रखें, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो इतनी है, तो आज की वीडियो का समापन करते हैं और बाकी अपना ख्याल रखना। ओके बाय, टेक केयर।